अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में। मोहम्मद मालिक। पहले तो एक बुरी खबर यह है कि आज गवादर में जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था हक दो तहरीक की, उसमें फायरिंग हुई है और एक पुलिस वाला शहीद हो गए। बलूचिस्तान में एक शदीद लहर आई हुई है। अभी हम देख रहे थे डेटा, तो 28 नवंबर से लेके अब तक करीबन 40 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, डिफरेंट इंसिडेंट्स हो गए हैं टेररिज्म के। सिर्फ 25 तारीख को कंफर्म्ड 9 अटैक्स थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से 12 हमले हुए। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लहर आई हुई है टेररिज्म की, और लग ये रहा है कि आगे हालात और ख़राब होंगे। इसके जो लॉ एंड ऑर्डर पे इसका इम्पैक्ट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल फॉल आउट भी है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर टेररिज्म की नई वेव इतनी स्ट्रॉन्ग आई है तो क्या इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू होंगे? अगर ऑपरेशन शुरू होंगे तो उसका आने वाले हफ्तों महीनों में जनरल इलेक्शन पे क्या असर पड़ सकता है? फिर कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी चलनी शुरू हो गई हैं। वो ये कि देखें, जब भी मुल्क में कुछ नहीं हो रहा होता और किसी ने इस्टेब्लिशमेंट या किसी ने कुछ करना होता तो अचानक आपको धमाके होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ अ थियरी जो मेरे ख्याल में बड़ी ही एक रिडिकुलस थियरी है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ें शुरू हो जाती। एक तो इन धमाकों का, इन तमाम हमलों में अचानक इतनी तेज़ी जो आई है, होगा क्या? और माजी में भी जो इनके ऊपर चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। आज बिलावल भुट्टो ने जब गड़ी खुदाबश में तकरीर कर रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत की बरसी के मौके पर, तो उसमें भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। और तो और उन्होंने नाम लिए बगैर, लग रहा था कि शायद बाजवा साहब को भी उन्होंने तल दिया जब उन्होंने कहा कि वो तो चले गए, खान साहब तो हटा दिए गए, और जो उनके सहूलतकार थे, जो सेलेक्टर्स थे, उनको भी हमने खुदा हाफिज़ कह दिया। और कुछ और भी टेररिज्म के मुताबिक बातें हुई, और 2-3 बड़े पर्टिनेंट सवाल भी उठाए, उस पर भी मैं भी बात करूँगा। साथ ही खान साहब ने भी अपना प्रेशर लेट ऑफ नहीं किया। आज 92 न्यूज़ के एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बार फिर जनरल बाजवा को हरफ तनकीद बनाया, और उन्होंने कहा कि यहाँ तक हो रहा था कि हुसैन हक्कानी जो फॉर्मर एम्बेसडर थे पाकिस्तान के यूएस में, और आपको पता है बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ों में उनका नाम रहा, उन्होंने कहा कि जी वो मेरे ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और जनरल बाजवा को प्रमोट कर रहे थे। साथ ही उन्होंने एक और सवाल का जवाब देते हुए एक डिस्टेंट किया, एक सॉर्ट ऑफ अलहदा किया जनरल बाजवा को और फ़ौज को, जब उन्होंने कहा कि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा पावर होती है आर्मी चीफ के पास, तो वही एक शख्स होता है जिसको सारे फॉलो करते हैं और वो जो सोचता है वो करता है। लेकिन अभी तक जो हम जो रिएक्शन देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन का और जो रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, क्या वाकई खान साहब इसको अलहदा कर पाएंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट अब एक अपने फॉर्मर आर्मी चीफ से टोटली हाथ उठा देगी? और बिकॉज हमने जो माजी में देखा है कि इदारा हमेशा अपने फॉर्मर चीफ को जो है प्रोटेक्ट करता है। मुशर्रफ साहब को हमने देखा, उनकी जनरल क्यानी सैन में बिल्कुल नहीं बनती थी, बट उन्होंने भी उनको प्रोटेक्ट किया, यहाँ तक कि जब ट्रायल का मौका आया उनको बाहर भेज दिया गया। इसी तरह हमने डिफरेंट जनरल्स का हमेशा देखा है कि फ़ौज प्रोटेक्ट करती है। तो क्या जिस तरह जिस लाइन पे खान साहब जा रहे हैं, क्या फ़ौज जनरल बाजवा को भी अलहदा छोड़ देगी, या वो खान साहब एक फर्दर एलिनेट कर देंगे नई फौजी क़यादत को? साथ ही सवाल उठ रहा है पंजाब के अंदर हो क्या रहा है। एक सवाल जो सबसे बड़ा है, अगर परवेज़ इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या सियासत होगी? और फिर उसमें जो है पीडीएम वाले क्या करेंगे? क्योंकि इलेक्शन तो कहीं पे नज़र आ रहा ही नहीं चाहते। इवन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन इस्लामाबाद में, उससे भी गवर्नमेंट ने फरार इख्तियार किया जब उन्होंने आखिरी मौके पर यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा दी, और अब कोर्ट से भी सैंक्शन हो गया है। सो यहाँ भी इलेक्शंस ख़त्म हो गए। बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे आज की गुफ्तगू में। हमें ज्वाइन किया हुआ है मज़हर अब्बास साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमें आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, और हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल एजाज जवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये सवात ऑपरेशन भी लीड किया हुआ है इन्होंने, और एनालिस्ट हैं। उनसे मैं ज़रा आ जाएंगे तो ज़रा हम बात शुरू करेंगे जो ये टेररिज्म की लेटेस्ट वेव है, इस पर 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमने करनी है। इन द मीन टाइम हम ज़रा पंजाब को पहले डील कर लें। भट्टी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। पहले ये बताएं, लाहौर में आप बैठे हुए हैं,
क्या इत्ला है, क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं? बिकॉज मैं जब बात करता हूँ पीडीएम के लोगों से, कल मेरे प्रोग्राम में मलिक अहमद खान भी थे, उन्होंने तो बड़े धड़ल्ले से कहा कि बिल्कुल सवाल ही पता नहीं होता, ये नहीं लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इनके पास लोग नहीं हैं और ये 13 तक भी नहीं लेंगे और बल्कि आप देखिएगा कि आगे भी नहीं लेंगे। बताएं पहले ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वादी उन नज़र में मलिक अहमद खान साहब अब उतने अहम नहीं रहे जितने अहम आज से 1 माह पहले थे, तकरीबन कमो बेशतर, और आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके अहम भी बाजवा साहब के रिटायरमेंट के साथ उनका भी वजन कम हो गया। नहीं, उनका बरास था, चीचो मलिया था ना, डायरेक्ट नहीं था। तो अब मैं आ जाता हूँ पंजाब में जो नंबर गेम देखी है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 180 है, बज़ाहिर पीटीआई के पास 10 उनके हैं। अभी तक पूरी पीडीएम जोर लगा के एक एमपी ये भी नहीं दिखा सकी कि हमने उनसे अलग कर लिया है। अगर कॉन्फिडेंस वोट पे वो नहीं जाता, स्टेन करता है, तो वो नहल हो जाएगा, नहल हो जाएगा, मैं कह रहा हूं नहल हो जाएगा। तो बादियों नजर में पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग में सीटों का फड्डा पड़ा हुआ, वो अपने हुजम से काफ लीग बहुत ज्यादा सीटें मांग रही हैं। और आप मजहर अब्बास साहब बड़े दूरंदेश आदमी है। असल बात यह है कि मजहर अब्बास साहब ने अपने पर्स में 180 रुपए रखे हुए थे गिन के, वो पूरे 180 थे। इन्होंने 3-4 दफा देखा, फिर 180 थे। अचानक कोई एक आदमी आता है बीच में से 7 रुपए निकाल के ले जाता है। इन्हें शक पड़ता है, 2-3 दफा गिनते हैं, यार ये तो 180 थे, 7 रुपए कैसे कम हो गए। ये इधर उधर देखते हैं, समझ नहीं आती। अगली दफा फिर वो 7 पूरे हो जाते हैं, 180। ये वाकया मदर साहब के कुछ दोस्त करते हैं, लेकिन मदर साहब उनका नाम नहीं लिए पढ़ते। पीडीएम के पास कोई बंदा मेरे ख्याल में आज इस वक्त तक नहीं टूटा। रह गई बात जो आप कह रहे हैं इमरान खान कमर जो बाजवा साहब पे, उन्हें नहीं कहना चाहिए, आर्मी चीफ चले गए। लेकिन जो नून लीग अब उनके साथ सलूक कर रही है, आपके शो में ही मलिक अहमद खान साहब जो वजीर आजम के एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि अगर एनआरओ कमर जवेद बाजवा साहब ने किसी को दिया तो वो इमरान है। मैं बताऊं कि वो कागज लेके बाजवा साहब के पास गए, कागज किस भेजा, उन्होंने तो चार्जशीट कर दी है। चलो इमरान खान तो मुखालफ है, और मैं हैरान हूं, अभी वो रिटायर हुए, उन्हें 1 महीना नहीं हुआ, तो उनके दोस्त उनके लिए चार्जशीट कर रहे हैं कि इमरान खान को एनआरओ घर के मामले में और जो बाहर से पैसा आया था। अच्छा, इस पे मुझे अच्छा कि आपने जिक्र कर दिया। मुझे आज टेलीफोन आया था, मेरी बात हुई साकिब निसार साहब से, फॉर्मर चीफ जस्टिस। मैं कौन रिकॉर्ड ले आऊँ, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके प्रोग्राम में कल मलिक अहमद खान ने ये बात की है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है, मैंने कभी किसी का प्रेशर नहीं लिया और किसी को मैंने इस तरह अकोमोडेट नहीं किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर आप इस पर डेफमेशन करेंगे, मतलब अगर आपके ख्याल में गलत बात है जैसे आप कह रहे हैं तो डेफमेशन आप करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं एक फॉर्मर चीफ जस्टिस हूँ और मैं एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत में इदारे की होती है जो चीफ जस्टिस होता है, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है और दैट्स अबाउट इट। और मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड, ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं ले आऊँ कि उन्होंने इसको बिल्कुल वेहेमेंटली डिनाई किया है कि ये बात सही है या गलत, मतलब गलत है। ये तो थी उनकी पोजीशन। लेकिन आपने जो कहा कि 7 रुपये कम हो गए हैं बटवे में से, तो 7 रुपये फिर क्या पीडीएम वालों ने निकाले हैं, किसी और ने निकाले हैं? और किसके? पीडीएम के बटवे से 7 रुपये कम हुए कि परवेज़ इलाही साहब के बटवे में से? नहीं, पीडीएम के तो अपने बटवे में से कोई 12-13 रुपए हिल रहे हैं। लेकिन मैं बताया मदर साहब है दूरंदेश, ये 7 पूरे कर लेते हैं। अब देखना ये है कि वो 7 रुपए मलिक साहब मदर साहब के कमरे में है, लेकिन उसकी जगह बदल दी जाती है, छुपा दिया जाता है, कोई सुलेमानी टोपी पहन। बड़ी साहब एक सवाल का जवाब दे मुझे, ये जो मेरी इत्तला ये है, बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, 30 के करीब कोई प्रोविंशियल असेंबली की एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, 15 के करीब नेशनल असेंबली की सीट्स मांग रहे हैं। क्या जान के तो ऐसी डिमांड नहीं कर रहे कि जिसके ऊपर फिर बात ना बने या चलती रहे, और इसी निगोशिएशंस में
तब तक असेंबली को भी वो फिर उनको डिसॉल्व ना करना पड़े चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और वो जान के ऐसी बहस में पड़ गए हैं पीटीआई के साथ कि ना उन पर इल्ज़ाम लगे, लेकिन ऐसे मुतालबे कर लिए कि जिस पे लेन देन चलता रहे और उनकी हुकूमत चलती रहे। यार मलक साहब, आप बड़े स्वीट आदमी हैं, खबर में से खबर निकाल लेते हैं, असल खबर आपने दे दी। असल बात ये है, असल बात यह है कि मैं बुरा भी ना मनूं, डिमांड ऐसी कर दूं कि इमरान खान पूरी ना कर सके। असल बात आपने अब खबर कर दी है। देखे ना, 10 सीटें हैं मेरी, मुझे वो 12 दे सकते हैं। 2 सीटें हैं मेरी एमएनए की, क्योंकि 2 तो शुजात साहब के उधर चले गए हैं, तो 3 दे सकते हैं। जब आप 15 और 40 मांगेंगे, 20 या 30 मांगेंगे, तो इख्तलाफ तो होगा। आप बहुत तेज हैं। और दूसरी बात, चले आप बता दें, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल से सिग्नेचर किस हालत में कराए और कौन गया? चले मैं, आप तो बरतानिया दौर के साफी है ना, अभी खबर में से आपने खबर मुझे भी दे दी, टिप भी दे दी और बात भी कर गए। मुझे बता दें, अब्दुल्ला सुंबल से सिग्नेचर करवाने कौन गया, किस हालत में गया, कि उस कमरे में क्या हालात थे, उस दौरान उन्होंने परवेज इलाही को फोन करके क्या कहा? चले ये बता दें आज। अब तो बिल्कुल साफ शफाफ मामला है ना, अब तो कोई इदारे मुझे वाकई नहीं पता, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप बैठे हुए वहां। मजर आपने बातें सुनी, क्या आपको ये लगता है कि पीटीआई और पीएमएल-क्यू के अंदर अब एक लंबी बहस चलती रहेगी सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर? बिकॉज जो इनिशियल बयान एकदम चौधरी फवाद के भी आए वो थोड़े से हार्ड हिटिंग थे, जब उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान अब चौधरी परवेज़ इलाही से पूछ के अपनी पॉलिसी तय करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि जी मजबूरी है, उनको चलना पड़ेगा हमारे साथ, एंड यू नो ऑल दो चीज़ें एट द सेम टाइम, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड सारा चल रहा है। पीएमएलएन वाले बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये वोट ऑफ नहीं होगा और असेंबली नहीं टूटेगी। तो जैसे हम कह रहे थे, क्या गेम हो रही है? बिकॉज जो अभी तक इशारे आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वो तो पीटीआई को तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई सपोर्ट आ रही है, और ये लोग जो पावर क्या कहते हैं, पावर ब्रोकर्स हैं या जो पावर सेंटर्स भी हैं, एमएनएज एमपीएज, वो इस बारे में काफ़ी सवाल करते नज़र आते हैं। देखिए मालिक, आज पाकिस्तान की सियासत में अब टेंडर्स खुलते हैं हर इलेक्शन के मौके पे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किस तरीके से, क्योंकि अब पाकिस्तान की सियासत जो है ना शेयर मार्केट की तरह है, और आप बलूचिस्तान से लेके यहाँ तक चले आएँ आपको यही नज़र आएगा। ये जो इस वक्त पीएमएल-क्यू डिमांड कर रही है, अगर पीटीआई ने ये बातें मान ली तो पीटीआई पंजाब की हद तक भी और कौमी सतह पे भी अपने हाथ काट लेगी। उसकी वजह यह है कि आप हम सबको, हम तीनों को ये पता है कि पीएमएल-क्यू किसकी जमात है और किस तरह खेलती है। तो अगर इतनी सीटें पीटीआई ने अपनी दे दी तो आपको क्या पता कि अगले इलेक्शन में जीतने के बाद जो है पीएमएल-क्यू कहाँ खड़ी होगी और किसके साथ बारगेन कर रही होगी। और हो सकता है इनके साथ यही बारगेन करे कि चीफ मिनिस्टर आप हमें दें, और या ये कि और जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब के पीरियड में हुआ था कि 6 डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल तौर पे इनके पास थे और परवेज़ इलाही साहब डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे। तो मुझे नहीं पता कि पीटीआई किस हद तक इस पर मानेगी, लेकिन अगर पीटीआई ने इस हद तक सीटें उनको दे दी कि अगर चलें 30 नहीं तो 25 एमपीए की सीट दे दी और 15 नहीं तो 11 या 12 एमएनएस की सीट दे दी, तो फिर पीटीआई के अपने हाथ में क्या होगा? क्योंकि बहरहाल जब इलेक्शन होगा तो पीएमएलएन भी जीतेगी ना सीटें, तो पीटीआई फिर कहाँ खड़ी होगी? तो सिर्फ असेंबली की तहलील की बुनियाद पर मैं आपसे खबर शेयर कर सकता हूँ कि एक क्राइसिस पीडीएम को भी पड़ा, पीडीएम को तो नहीं पड़ा हुआ, क्राइसिस बेसिकली पीएमएलएन को पड़ा हुआ है कि उनको उनके कुछ क्या कहते हैं दोस्तों ने ये कहा है कि देखें आप एक हमेशा करते हैं जो आप ख़ानदान के अंदर ही बांटते हैं, तो इस बार एटलीस्ट अगर वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस की गेम होती है और फॉर एनी रीज़न अगर परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट ऊपर नीचे होती भी है तो आप ख़ानदान में से किसी को वज़ीर आला ना बनाएं। और ये काफ़ी परेशानी की बात हुई भी है क्योंकि वो तो नाम आपको पता चल पड़ा हुआ पहले ही कि जी होगा तो हमज़ा होंगे, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, सब कुछ है, पहले भी रहे थे। ये एक कंडीशन भी मार्केट में है और ये भी परेशानी है। क्या आपके ख्याल में पीएमएलएन इसके ऊपर अड़ी रहेगी या ये क्या कहेंगे, मैं डिमांड तो नहीं कहूँगा, तजवीज़ मशवरा मान लेगी कि फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट पंजाब में किसी और को सामने लाया जाए?
मालिक, ये डिपेंड करता है कि मरकज में क्या सूरत हाल बनेगी और मरकज में फिर क्या मामलात किस तरीके से सेटल्ड होंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं प्री 2023 इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, मैं एज ऑफ टुडे, नॉट पोस्ट। अभी तो यहीं पे बात हो रही है आज का। अगर देखें ना, पंजाब असेंबली, पंजाब पिछली मरतबा भी, इंक्लूडिंग पीपल लाइक जावेद लतीफ, ये लोग अगेंस्ट थे हमजा शहबाज पे, और इस हद तक अगेंस्ट थे कि उन्होंने कहा कि ऊपर फिर शहबाज आ गए और फिर नीचे हमजा अपने ही बेटे को ले आए। तो ये बात तो PMLN के अंदर है। और आप देखें कि इस वक्त जो आपका क्या ख्याल है, ये आपका ख्याल है ये हुस्न इत्तेफाक है क्या? नहीं, आपका क्या ख्याल है, हुस्न इत्तेफाक है कि जावेद लतीफ साहब वफाकी वजीर तो हैं लेकिन उनके पास महकमा नहीं है? इन्हीं बातों से तो महकमा नहीं मिलता। महकमा नहीं है, और गुस्सा भी इतना है कि वो पता नहीं कब से पिछले 6 महीने से नवाज शरीफ को हर महीने लेकर आते हैं और नवाज शरीफ नहीं आते हर महीने। लेकिन ये जो मालिक सूरत हाल बन रही है, ये इसलिए बन रही है कि अब मामलात जो है वो खुल रहे हैं ग्राउंड पे। अब PMLN के लिए, PMLN जो है वो अब अनडिस्प्यूटेड पार्टी नहीं रही है पंजाब की। अब PMLN जो है उसको एक चैलेंज का सामना है अगर अगला इलेक्शन होता है, चाहे ये पंजाब असेंबली तहलील होने की सूरत में हो या जनरल इलेक्शन हो। तो लोगों के पास अब बारगेनिंग चिप्स मौजूद हैं। अगर PMLQ और PTI का होता है तब भी बारगेनिंग चिप्स मौजूद हैं, और अगर नहीं होता और PMLN और PTI का मुकाबला होता है तब भी। सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, प्लीज स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू द शो। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल एजाज अवान साहब ने भी। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकल, तो हम फ़ोन पे हमने कहा कनेक्ट कर लें, फिर जब DSNG आ जाएगी तो विजुअल भी हमारे पास आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर, ये 2-3 चीज़ें पहले जरा क्विकली, एक तो पहले पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप सिंपैथेटिक हैं खान साहब की व्यू पॉइंट के, लेकिन ये मैं आपसे एक एज ए फॉर्मर मेजर जनरल पूछ रहा हूँ आपसे एक सवाल। हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड निकल रहा है कि इसमें खान साहब ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, वह जनरल बाजवा पे फोकस किया हुआ है, और इम्प्रेशन ये मिल रहा था कि वो अलहदा करना चाह रहे हैं कि मेरा गुस्सा जनरल बाजवा के साथ है, पूरी फ़ौज के साथ नहीं है। और आज तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ कह भी दिया कि देखें जी, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑफिस होता है इस्टेब्लिशमेंट का, और उसमें जो टॉप मैन होता है वही सारे फैसले करता है, और तमाम वही अच्छा बुरा जो भी है वो वाहिद ज़िम्मेदार है। मेरा सवाल है आपसे ये कि अगर ये अटैम्प्ट है, आपका इदारा कैसे सोचता है अगर ये एक फॉर्मर आर्मी चीफ को बंदूक के निशाने पर रखते हैं, तो क्या नई क़यादत इससे प्रेशर में आके पीछे हट जाएगी, या क़यादत हमेशा आर्मी चीफ को सपोर्ट करेगी और बाकी जो भी मामला हैं इंटरनली जो भी हों, लेकिन बाहर से वो कभी भी आर्मी चीफ को डिजर्ट नहीं करते? क्या किस तरह इदारा कैसे सोचता है? थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब की जो ग्रीवेंसेस हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तो हैं, एंड ही इज नॉट मेकिंग एनी बोन्स अबाउट इट। उसकी वजूहात भी हैं और सारी कौम को अब तो सबको पता है कि क्या हुआ, जो कुछ होता रहा। अब अगर कोई ये समझे कि अदारा अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन किसी प्रीवियस चीफ की रेप्यूटेशन देख के करेगा, या किसी प्रीवियस चीफ के या फॉर्मर चीफ के दिफा में आकर अपनी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन दुरुस्त नहीं करेगा, वो आवाम के साथ जो उनका एक रब्त है जिसे जोड़ना जरूरत है इस वक्त की, हम वो उसको नहीं जोड़ेंगे, तो वो अपनी पॉलिसीज को फॉरसेक करके पाकिस्तान का जो एक बेस है, अब किसी भी फौज की ताकत उसकी आवाम में होती है। अगर आवाम तो फिर इदारे ने, फिर जनरल साहब मेरा सवाल ये है, तो फिर इदारे ने इतना ब्लेटेंटली जनरल मुशर्रफ को क्यों प्रोटेक्ट किया था? वो तो डिक्टेटर थे, उन्होंने बड़े फैसले गलत किए, पाकिस्तान को टेररिज्म की वॉर में अमेरिकन एलाई बन के झोंक भी दिया, सब कुछ हुआ, तो फिर इदारे ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। तो उनको जनरल मुशर्रफ का केस एंटायरली डिफरेंट था। उनके केस में यह था कि उस वक्त की पार्लियामेंट ने, जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, उनके तमाम फैसलों में उनकी अप्रूवल पार्लियामेंट की शामिल थी। और फिर बाद में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आई जो एना को लेकर वापस आए थे,
और उस एनआरओ लेके आने के बाद अगर वो एक पुराने गड़े मुद्दे को खेल के उनके ऊपर केस बनाना चाहें तो उस वक्त की बात या उस चीज को ड्रैग करना और ये कहना जी कि आपको पता ही है उस वक्त जो होता रहा कि जी जितने लोग इनके साथ थे उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, उनके ऊपर ट्रायल होगा। तो यहाँ तो किसी आर्टिकल 6 की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं इमरान खान के, वो कह ये रहे हैं कि मेरी हुकूमत, तो उनका एक नैरेटिव है कि मेरी हुकूमत गिराने में इतना ही जनरल साहब इतना ही सिंपल होता है कि आर्मी चीफ अकेला जो चाहे फैसले कर ले और कोई उसमें साथ, नोबडी हैज टू शेयर द ब्लेम। नहीं, देखिए बात ये होती है कंसल्टेशन, अब डिपेंड करता है क्या डिसीजन थे और उनमें किस लेवल पे कंसल्टेशन हुई, क्योंकि मेरे तो ये रिटायरमेंट के बाद चीफ बने और जो कुछ होता रहा ये उनकी अपनी मौजूदगी में हुआ। लेकिन ये बात एक बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान आर्मी की जो भी डायरेक्शन होती है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, उसका तयन आर्मी चीफ करते हैं। वो कंसल्टेशन करते हैं अपने कोर कमांडर से भी, अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से भी कंसल्टेशन होती है, लेकिन तमाम तर जिम्मेदारी आर्मी तो फिर किसी ना किसी लेवल पे जो बाकी टॉप कमांड के लोग हैं, किसी ना किसी लेवल पे तो वो एग्री करते हैं ना आर्मी चीफ के साथ, वरना तो इम्प्लीमेंट ना हो सके, एग्जीक्यूट ना हो सके। एग्रीमेंट भी होता है और डिसएग्रीमेंट भी होता है। बड़ा ओपन फोरम होता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। इसी तरह फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत वेहेमेंटली लोग डिसएग्री भी करते हैं, क्योंकि जब मैं सर्विस में था, जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। उस वक्त भी उनकी पॉलिसीज को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया। इवन उनकी जब वर्दी उतारने की बात हुई तो उन्हें उसी फोरम पर यह कहा गया कि आप इंडिस्पेंसेबल नहीं हैं, खुदा हाफिज करें और इंतखाबात करवा दें। यहां तक भी बात हुई थी आर्मी की इन कमांड। तो फिर मेरा सवाल एज एन आउटसाइडर ये है कि मौजूदा क़यादत जो है, जाहिर है उनसे तो काफ़ी बैचेस जूनियर ही हैं, उनके कोर्सेज वगैरह, लेकिन फॉर एग्जांपल करंट आर्मी चीफ हैं, वो उनके ज़माने में DGI भी रहे, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे, फिर उन्होंने उनको कोर कमांडर भी बनाया, फिर उसी ज़माने में DGI भी लगाए गए, DGC भी लगाए गए, सिर्फ CGS बाद में आए। और हमने देखा कि उसके बाद 2-3 जो की पोस्ट हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान ने नाम ले के लोगों के तबादले मांगे। तो उसका फिर क्या मतलब है कि अगर कोई चेंजेस नहीं हुई तो फिर तो यही मतलब मुझे एज एन आउटसाइडर ये तासुर मिलता है कि जो मौजूदा क़यादत है वो बाजवा साहब की जो सर्टन पॉलिसीज़ थी उनसे डेविएट तो नहीं कर रही, तो फिर तो कॉन्टिन्यूटी का तासुर लेना क्या गलत होगा? देखिए, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। पाकिस्तान आर्मी इज लाइक ए शिप, इट इज नॉट अ फाइटर एयरक्राफ्ट कि आपने बस दिया और आप राइट टेक ऑफ कर गए एंड यू डिपार्ट एट 190 डिग्री और 180 डिग्री का आप टर्न ले लें। ये शिप है। आज उनको 29 दिन हुए हैं आर्मी चीफ बने हुए। ही विल फाइंड हिज फीट, ही विल फाइंड हिज पॉलिसीज। उनका कंसल्टेशन प्रोसेस अपने कोर कमांडर्स के साथ होगा। वो जो मौजूदा हालात हैं इनको रिव्यू करेंगे। जिस तरीके से दहशतगर्दी सर उठा रही है इसको रिव्यू करेंगे, गिरती हुई मुईशत को रिव्यू करेंगे। जो आवाम के साथ एक डिस्कनेक्ट पैदा हो चुका है, इसमें तो हम कोई रेत जो है शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सब नहीं डाला जा सकता। उसको रिव्यू करने के बाद ही विल फॉर्मुलेट हिज पॉलिसी, गिव अ डायरेक्शन टू द आर्मी, और दिस शिप विल चेंज द कोर्स, बट इट विल टेक टाइम। न 10 दिनों में होता है, न 30 दिनों में होता है। आई वुड लाइक टू गिव टाइम टू द प्रेजेंट चीफ अ लिटिल मोर, ताकि वो अपनी पॉलिसीज को जो वो फॉर्मुलेट करते हैं कंसल्टेशन के बाद, उसके बाद वो फौज को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मौजूदा हालात की सूरत में पॉलिसी में चेंज आएगी, लानी पड़ेगी, ताकि जो एक वेल निट रिस्पॉन्स है एक अदारे का वो सामने आए। और किसी भी चीफ को मैंने प्रीवियस चीफ की लेगेसी फॉलो करते नहीं देखा। न जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज को जनरल कियानी ने चलाया, न जनरल कियानी की पॉलिसीज जनरल राहील शरीफ ने चलाई, न जनरल राहील शरीफ की सक्सेसर जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी पॉलिसीज चलाई। हर चीफ अपनी पॉलिसीज एनवायरमेंट के मुताबिक खुद फॉर्मुलेट करता है और वो अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आर्मी को अपनी समझ, बूझ और पॉइंट टेकन।
मज़र मुझे अब एक बात बताएं, क्या जो हालात हैं और बात हो रही थी डिसएंगेज करने की, क्या नए आर्मी चीफ के पास क्या बहुत टाइम होगा कि वो अपनी अगर शिफ्ट करनी स्ट्रैटेजी तो शिफ्ट करें, नहीं करनी तो ना करें? क्योंकि जो टेररिज्म की वेव चली है, बहुत से सवाल अनआंसर्ड हैं। मसलन जब APS का वाक़या हुआ और जिसने पूरे कौम को हिला के रख दिया और पहली बारी कंसेंसस भी हुआ, जो मुल्क बटा हुआ था इस इशू पे, तो आपको याद होगा वो एहसानुल्लाह एहसान होता था स्पोक्स पर्सन, अरेस्ट भी हो गया जो TTP का था, और फिर अचानक एक दिन पता लगा जी वो फ़रार हो गया हिरासत में से। उस शख्स ने एक इंटरव्यू भी दिया और उसने यहाँ तक माफ़ी तक नहीं मांगी, कोई अफसोस का इजहार नहीं किया उस इन्वॉल्वमेंट का। फिर मुस्लिम खान होता था, आपको याद है, जो स्पोक्स पर्सन था तालिबान का, सवात में जहाँ जनरल साहब ने ऑपरेट भी किया हुआ है सवात के तालिबान के अंदर, वो था। फिर महमूद खान था एक सवात का बहुत बड़ा यही टेररिस्ट। इनको 2-2, 3-3 बार सजाए मौतें भी हुई थी, और इफ़ आई एम नॉट मिक्सिंग द डेट्स तो शायद 2021 के आखिरी अवाइल में, अक्टूबर के किसी में, प्रेसिडेंट अलवी साहब ने इन दोनों की सज़ाएँ माफ़ भी कर दी थी। हमें आज तक नहीं पता कि क्यों माफ़ की, उसका क्या फ़ायदा हुआ, हमें नहीं पता एहसान कैसे निकल गया। और अब हमें समझ नहीं आ रही अचानक एकदम इतनी तेज़ी जो टेररिज्म की वारदातों में हो रही है और एक फ़ज़ा बन गई। आज एज़ वी स्पीक इस्लामाबाद का मैरियट होटल के ऊपर आई हुई एडवाइजरी का वहाँ ना जाएँ, वहाँ पे फॉरेनर्स ना जाएँ, अमरीकनों ने अपने लोगों को मना किया हुआ है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अनसर्टनिटी अपनी जगह है, इन तमाम चीज़ों का असर मईशत पे भी है, पॉलिटिक्स पे भी है। आर्मी चीफ के पास क्या लग्जरी है वक्त की कि वो आराम से अपना टाइम ले और देखें कि शिप आराम से मुड़ती है कि फाइटर प्लेन की तरह आपके ख्याल में मुड़ना पड़ेगा उनको अपनी, जो भी अगर मुड़ना या नहीं मुड़ना? देखिए मालिक, पहली चीज़ तो ये कि एजाज ऐवान साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए, ये बड़ा देखिए प्रोटेक्ट कहाँ किया जाता है। प्रोटेक्ट, ये बिल्कुल बात ठीक है उनकी कि पॉलिसीज़ नहीं फॉलो की जाती। प्रोटेक्ट वहाँ किया जाता है कि जब कोई गवर्नमेंट किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने जा रही हो, वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है और वहाँ हर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आप देखें ना, अगर अहमद नूरानी की एक स्टोरी थी ना, उसमें किन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, आपने उसके फैक्ट्स मालूम किए कि वो फैक्ट्स थे या नहीं थे। असल चीज़ तो ये थी ना। तो आप प्रोटेक्ट किस जगह पे करते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करना इनिशिएट करती है। आप मुझे बताएं, मैं किससे सवाल करूं कि एहसान को जिन्होंने फ़रार करवाया या फ़रार हुआ, क्या उनमें से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई? या ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, आज क्यों टेररिज्म दोबारा सर उठा रहा है? इसलिए कि कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ रही हैं। आपने वो स्लीपर सेल्स नहीं ख़त्म किए। वो स्लीपर सेल्स किसी वक्त भी एक्टिव हो जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में होते हैं, कराची के बारे में भी एक अलर्ट मौजूद है। तो हमने उस तरीके से ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल की, लेकिन फिर हमने वो मेजर्स नहीं लिए जो मेजर्स लेने चाहिए थे। दूसरी बात यह कि इमरान खान ने एक लंबी चार्जशीट की है जनरल बाजवा को। तो इमरान खान ने अपने दौर में जनरल बाजवा से कभी कोई वजाहत तलब की इस सिलसिले में कि जनरल बाजवा जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? और फिर ये किस तरीके से, जब हम ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो ऑल पावरफुल ज़रूर होता है पॉलिसीज़ के हवाले से, लेकिन जब आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या वो सिर्फ चीफ का ऑर्डर होता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का? ये सारी बातें वो हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये बात ठीक है कि जो नए आर्मी चीफ हैं या नई कमांड है वो लेगी 10-15 दिन ज़रूर लेगी, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ 2023 के इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। आपको 2013 का इलेक्शन याद है कि पाकिस्तान की कुछ जमातों को नई कैंपेन करने दी गई, उनको टारगेट किया गया, ANP को टारगेट किया गया, पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया, MQM को टारगेट किया गया। वही सिचुएशन डेवलप हो रही है। ये जो सूरत हाल है इसमें ये सवालात उठेंगे कि भाई अगर टेररिज्म का कमा कर दिया गया था तो ये दोबारा कैसे सर उठा रहे हैं? कहाँ कमज़ोरियाँ दिखाई हमने, कहाँ चीज़ों को हमने मैनेज नहीं किया? बलूचिस्तान देखें ना आप, बलूचिस्तान की डेमोग्राफिक चेंज ही नहीं की।
हमने बलूचिस्तान में जो वो आज भी पुलिस जो है वो क्वेटा से नहीं, और बड़ी अलार्मिंग खबरें आ रही हैं मज़हर, बड़ी अलार्मिंग खबरें आ रही हैं। टीटीपी वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ 20 से 22 ग्रुप्स जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स जिनको आप कहते हैं या अलहदगी पसंद ग्रुप्स जो से हैं कि जी वो हमारे साथ मिल रहे हैं। और उन्होंने क्लेम किया है, नाम ले लेके क्लेम किया कि फलाना ग्रुप हमारे साथ आ गया है। सो अभी लेटेस्ट ले रहे हैं मज़हर बलोच का जो है वो ग्रुप हमारे साथ आ गया। मकरान का बड़ा एक्टिव आदमी है। मालिक बन्नू में ही देख लेना आप कैसे सीटीडी के उसमें घुस गए, वो कैसे वो टैक्सी जो है इस्लामाबाद तक पहुंच गई। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनरल साहब। मालिक, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो चैलेंज अभी इमर्ज हो रहा है, इसमें जहां पे इंटेलिजेंस फेलियर है, जहां पे निगलेक्ट हुआ है, या जहां कोई डिलिबरेट पॉलिसी ऐसी रही है विच हैज बैकफायर्ड, तो इस चीज को रिव्यू करने का टाइम है। और इस वक्त पॉलिटिकल मैचिनेशन की जो लग्जरी है उसका टाइम अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये नहीं समझता कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में फौज कुछ पार्टी सियासी जमातों पर भट्टी साहब मुझे उनके हाथों बांधेगी। उनका काम इस वक्त फोकस करना है मुल्क की जो दहशत गर्दी सर उठा रही है, क्योंकि इस गिरती मुईशत के साथ अगर दहशत गर्दी पर भी आर्म फोर्सेज और इंटेलिजेंस अदारों का फोकस न हुआ तो फिर इस मुल्क पर खुदा हाफिज है। तो ये भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं कि आर्मी फोकस अपना इस पे रखेगी, न कि सियासत में इन्वॉल्वमेंट रखेगी। बट साहब मुझे एक बात बताएं कि सियासत और इस्टेब्लिशमेंट बड़ा बिल्कुल जुड़ गई हुई है आपस में, आज से नहीं 70 साल से जुड़ी हुई हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया जहाँ उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल एक हकीकत है, जो उसको नहीं समझता या डिनाई करता तो वो अपने नुकसान की बात कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में आप मैसेजिंग भी देखते हैं। हमने देखा कि जब बाजवा साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और फिर 2-4 घंटे के बाद परवेज़ इलाही साहब ने आके बड़ा सख्त एक स्टेटमेंट दिया, जब उन्होंने कहा कि जी साथ बिठा के बड़ी ज़्यादती की और मैंने पहले कहा कि आप ना करें, फिर बाद में मैं बड़ा नाराज़ हुआ। दूसरी साइड ने स्टोरी बताई कि जी पहले कोई बात नहीं की, बाद में हम बैठे रहे, चाय पी, घंटा, वो बाकी सारी अपनी जगह हैं। लेकिन जो अवाम के सामने हुआ बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी एहसान फरामोशी नहीं होगी, ये बात वो बात। बहुत से लोग उसको कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्स था, और जो 2 घंटे बाद अगर परवेज़ इलाही साहब बोले हैं तो उनको किसी ने कहा होगा बोलें। सो इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्स अगर वो था, और फिर जिन लोगों का नाम ले लेके खान साहब कहते थे इनको तब्दील करें, उनको तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। और जो आप इंस्टीट्यूशन के लोगों से बात करें तो कहते हैं जी आउट ऑफ द क्वेश्चन है, वो लोग अपनी जगह ही रहेंगे। तो वो एक दूसरा मैसेज होगा। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ने अपना माइंड दे नहीं दिया हमें विज़ावी खान साहब? क्या ये इंप्रेशन नहीं मिलता कि मिसट्रस्ट मालिक साहब वो जो परवेज इलाही साहब का बयान है खत्म नहीं हो सकती? नहीं, अच्छा मालिक साहब गुजारिश है, जो परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट थी वो इंस्टीट्यूशन का जवाब नहीं था। वो थोड़ा सा मैं उसकी इनसाइड जानता हूँ, कौन गया, उनके ज़मारक से निकलने से पहले कौन गया, क्या लफ्ज़ कहा, क्या चीज़ दिखाई गई और क्या सुनाई गई, ये कहानी फिर सही देखना। ये है जो एक कड़वा सच है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। क्या एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस करती है? लेकिन भट्टी साहब अगर कोई चीज़ दिखा के भी उनसे बयान दिलवाया गया है, नहीं मेरा सवाल ये है, अगर कोई चीज़ दिखा के भी बयान दिलवाया गया है तो फिर वो इंस्टीट्यूशन ने तो अपना मूड बता दिया ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी राय है कि इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया, इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया, इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया। क्या तो अच्छा, क्या हमेशा 70 साल से इंटरफेरेंस होती है, लेकिन कभी किसी से, जो जैसे मदर साहब कह रहे थे, आज तक कभी जवाब तलबी हुई? एक सिंगल नहीं हुई। जब तक आप जवाब तलबी नहीं करेंगे ये होती रहेगी। दूसरी बात, आप छोड़ देना, यही मौजूदा नवाज शरीफ साहब, यही मरियम नवाज साहबा, यही फजलुर रहमान साहब इसी आर्मी चीफ से जब थे, कमरजावेद वाले DGI से सिटिंग आर्मी चीफ से रिजाइन मांग रहे थे, अभी रिजाइन दो, अभी रिजाइन दो। खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया, आप धांधली किया आपने। क्या ये देखना है कि ये सारी बातें हवा में है या सच है? सच है तो क्या इसको इन फ्यूचर, जबकि दहशत गर्दी अरूज पर आ गई है, मेरी आज
बलूचिस्तान में 2-3 हमारे आर्मी के भाई हैं, दोस्त, उनसे हो रही थी। इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है। KPK में आप जानते हैं, इस्लामाबाद आने का मतलब है अब वो पंजाब की बारी है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे रखे। तो क्या इंस्टीट्यूशन ने देखना है कि इस मुल्क को एक तरफ माशी तबाही है, डिफॉल्ट होने के करीब है, क्या माजी की तरह सियासत में इंटरफेरेंस करनी है? उसको रोकने की तरीका अगर माजी में जिसने किया उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। भाई आपकी ये जिम्मेदारी थी, आप दायरा इख्तियार से क्यों निकले? अब मुल्क में दिख रहा 80,000 शहादतों के बाद जनरल साहब मुझे एक बात नहीं सही बात के बाद लात पे दांत पाक खोज के अफसर जवानों को नुकसान के बाद खबर नहीं है, तो आप सोए रहे हैं कि दहशतगर्दी फिर सर पे आ गई है। जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, हमें प्लीज हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम सिविलियंस और तरीके से सोचते हैं, आप लोग और तरीके से सोचते हैं। जितनी मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बेचैनी है, जी पैनिक सा पड़ा हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे भट्टी साहब बता रहे थे, माशी बड़ा सख्त इशू, बड़े सीरियस क्राइसिस है, बिकॉज ये कोई रिजॉल्व होते अभी नज़र नहीं आ रहे शॉर्ट टर्म के अंदर, बल्कि मिड टर्म में भी। ये सारी जगह अपनी जगह। फिर हमने ये देख रहे हैं कि ये एक वेव आ गई है टेररिज्म की, सब कुछ। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इदारा ऐसे मौक़ों पे क्या सोचता है, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, या वो ये सोचेंगे कि मुल्क के लिए सबसे बेहतर क्या है और उनका सोल्यूशन जो उनके दिमाग में है, चाहे गलत है, हम तो चाहते हैं कि वो किसी सोल्यूशन का पार्ट ना बने, लेकिन क्या इस टाइम पे आपके ख्याल में इदारा ये सोच रहा होगा ऑन अ वॉर फुटिंग कि ये चीज़ें इतनी ख़राब हुई हुई हैं, डू वी डू समथिंग और वी डोंट, हम इसमें कोई रोल, कि वो अलहदा बैठ जाएगा कि ठीक है यार पॉलिटिक्स से रिजॉल्व करें, हमें कोई परवाह नहीं है, देखी जाएगी? देखिए मालिक, बात यह है कि ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या माशी रिकवरी या जो मौजूदा बदहाली है, इसको किस तरीके से रिकवर करना है, और जिस तरीके से दहशतगर्दी सर उठा रही है, इसके साथ कूप करने के लिए वसाइल क्या चाहिए, वक्त कितना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने प्रायोरिटाइज करना है। सियासी इस्तेहकाम इस वक्त मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप नहीं ला सकती, क्योंकि ये जो कुछ हो चुका है, इस खिलवाड़ को खत्म करने के लिए वक्त चाहिए। और लेकिन इमरान खान साहब का जो फॉर्मूला है उसमें तो फौज ही ला सकती है। वो तो कहते हैं जी फौज अपना रोल अदा करे, रोल तो एक ही है कि फौज जाए प्राइम मिनिस्टर को कहे भैया या इट्स आर वे और द हाईवे, या इनके एलाइज के पास जाए, गवर्नमेंट गिरा दे और इलेक्शन कॉल करने पड़े, या गवर्नमेंट गिरा दें और कहें कि ठीक है जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या फौज इस वक्त सोच रही होगी कि वो अभी 2-3 माह सिर्फ अपने इंटरनल प्रोफेशनल मैटर्स देख रहे होंगे आर्मी चीफ, कि उनकी कंसल्टेशन शुरू हो गई होंगी इस वक्त? मेरे ख्याल में वो इन चीजों को एनालाइज तो हर सूरत में कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, इनको डिवोर्स करके तो वो कोई पॉलिसी नहीं बना रहे होंगे, कंसिडर जरूर करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने चुनना यह है कि इस वक्त प्रायोरिटी क्या है, मुल्क को किस तरीके से, हमसे क्या जवाब पूछा जाएगा। आर्मी चीफ इज नॉट आंसरेबल, मौजूदा आर्मी चीफ के मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है या नहीं है, माशी इस्तेहकाम है या नहीं है, उनसे सवाल एक पूछा जाएगा और उनको जज भी एक चीज पे किया जाएगा कि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल अंदरूनी और बैरूनी तौर पर उन्होंने उसके लिए क्या किया है। तो हिज फोकस विल बी ऑन द काउंटर टेररिज्म, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इसके ऊपर होगा, न कि सियासी इस्तेकाम के ऊपर। सियासी इस्तेकाम इज अ बाई प्रोडक्ट, उसमें वो अपनी मशावरत तो कर सकते हैं, लेकिन जितनी घाघ जमातों ने इक़्तिदार पे काबिल हो चुकी हैं, उनके पंजे से छुड़ाकर इक़्तिदार को किसी और तरह मुंतकिल करना या उन पर कोई डिसीजन फोर्स करना, मैं नहीं समझता ये इस वक्त उनके पास की बात है। रही परवेज इलाही की स्टेटमेंट की, तो मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दागी है, ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी को DG ISPR बयान करेंगे। उन्होंने ये कहकर कि हमारे राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और मैं मिला हूं, ये कह के उन्होंने बिलिटल किया आर्मी चीफ को और इनको एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है।
अपनी जो लहसोलाल की पॉलिसी है पीटीआई के साथ, उसको उन्होंने कहीं और पास ऑन करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में इस पर रिबटल आना चाहिए था DGISPR का, द अर्लियर द बेटर। लेकिन मजर मुझे एक बात बताएं, जनरल बाजवा अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन 2-3 बातें करते हैं। ये अभी इन्होंने कहा कि एक जज देखा जाएगा किस बेसिस पे आर्मी चीफ को, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप बताएं हमने 1 इंच ज़मीन खोई नहीं, बल्कि हमने अपनी ज़मीन वापस ली। वो इंडिया की इंकर्जन्स को बताते हैं कि कैसे हमने मुंह तोड़ जवाब दिए। फिर वो कहते हैं फैटफ फ़ौज के बगैर हो नहीं सकता था, हम लोगों ने सारे काम करवाया। बल्कि यहाँ तक बताया कि जो हबीब बैंक वाले अलाना साहब हैं, उन्होंने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया। वो बाहर से इंस्पेक्टर्स भी लेके आए, 2 फॉरेनर्स, जिन्होंने आके पूरी गेम बनाई। फिर DGMO इन्वॉल्व हुए, उन्होंने पूरी स्ट्रक्चरिंग की और फिर उसके मुताबिक फैटफ का बहुत काम हुआ जो शायद सिविलियंस ना कर पाते। फिर आर्मी चीफ ये भी कहते हैं, उनके हवाले से ख़बरें आती हैं कि जी हमने कतर से इतने पैसे करवाए, UAE से, सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना एंड ऑल दैट, सारे रूल्स हैं। तो आर्मी चीफ तो बाहर जो चले गए हैं वो अपनी ये तमाम खूबियाँ बताते हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर पे होगा। आपके ख्याल में क्या ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, स्पेशली कंसिडरिंग इनकी हिस्ट्री भी है खान साहब के साथ, क्या ये प्योरली इन्हीं लाइंस पे सोच रहे होंगे, अफोर्ड करते हैं कि प्योरली एज अ प्रोफेशनल देखा जाएगा कि ओवरऑल व्यू ले रहे होंगे? देखिए मालिक, जो फेटफ का ताल्लुक था वो टेरर फाइनेंसिंग से था, और टेरर फाइनेंसिंग का ताल्लुक सिक्योरिटी इशू से था। लिहाजा उसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है, जाहिर है टेरर फाइनेंसिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है उसमें। और मनी लॉन्ड्रिंग भी 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा ऑफेंस बन के सामने आया, वरना उससे पहले नहीं था उतना बड़ा ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो चीज़ थी उसका ताल्लुक तो बिल्कुल उससे से था। असल चीज़ ये है कि एक चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने की ज़रूरत है, वो है एक्सटेंशन। ये बात तय करनी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक एम्बिशंस को जन्म देती है। अगर ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाए कि नो एक्सटेंशन कम व्हाट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, वो अब विद इन द इंस्टीट्यूशन आप एड्रेस करें। मजर, आई एम सॉरी, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं कि इस बात पे बात ख़त्म करूँगा कि यह तो भी आने वाला वक्त बताएगा कि नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से, बाकी चीज़ों से कितना दूर रख पाएगी, जो मुल्क के पेक्यूलियर हालात हैं, या उसको फिर एक बार बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मजर ने बिल्कुल ठीक की है कि अगर फौज को डिटैच करना है अपने सिविलियन पॉलिटिक्स में तमाम चीज़ों से, तो एक चीज़ तो कम अज़ कम होनी चाहिए, पार्लियामान ये कानून पास करे और ये हो जाए तय कि एक्सटेंशन किसी कीमत पे नहीं होगी। अगर एक्सटेंशन बंद हो जाए तो एम्बिशंस, जो वॉल्टिंग एम्बिशंस हैं अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, वो कम अज़ कम नहीं होंगे, और वो ज़्यादा जो भी आर्मी चीफ होगा वो अपने प्रोफेशनल मैटर्स पे करेगा। आज की बात अभी से पे ख़त्म करते हैं, सियासत तो अभी कल भी चलेगी और जो उसकी मुसीबतें हैं वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।